कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले आती है जहां से वापस जाना नामुमकिन होता है और आगे बढ़ना किसी भूल भुलिया में कदम रखने जैसा लगता है। हर रास्ता एक जैसा, लेकिन मंजिल बस एक, सच्चाई। मैं अर्जुन राठौड़, एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं। लेकिन मेरा काम सिर्फ सच्चाई तक पहुंचने का नहीं, बल्कि उस सच्चाई को उजागर करने का भी होता है जिसे लोग देखना नहीं चाहते या देखने से डरते हैं। हर सुबह मेरी जिंदगी में एक नई गुत्थी लेकर आती है। हर केस एक नई चुनौती, एक नया चेहरा और कई अनकहे राजों की परतें समेटे होता है। मगर उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। दिल्ली की सर्दियों की शुरुआत थी। खिड़की के बाहर हल्की धुंध तैर रही थी और सड़कों पर जैसे चुप्पी पसरी थी। मैं अपने ऑफिस की खामोशी में बैठा, कॉफी के कप में फैलती भाप को निहार रहा था, जब दरवाजे की घंटी बजी। धीरे से दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसकी चाल में घबराहट थी, लेकिन उसके कपड़े उसकी हैसियत बयां कर रहे थे। सफेद कुर्ता पायजामा, ऊपर से गहरे नीले रंग की नेहरू जैकेट और पॉलिश किए हुए चमड़े के जूते। उसका चेहरा थका हुआ था, जैसे कई रातों की नींद उसकी आंखों से नदारद हो चुकी थी। आप अर्जुन राठौड़ हैं? उसने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में पूछा। मैंने अपने हाथ से कुर्सी की ओर इशारा किया। जी, बैठिए। आप कौन हैं और कैसे आना हुआ? वो आदमी धीरे से बैठ गया और जेब से एक तस्वीर निकालकर मेरे सामने मेज पर रख दी। तस्वीर एक युवा लड़की की थी, उम्र करीब 25 साल, घुंघराले बाल, मासूम चेहरा और आंखों में आत्मविश्वास की चमक। ये मेरी बेटी रिया है, उसने कहा, आवाज में कंपकंपाहट थी। 3 हफ्ते पहले वो मुंबई में एक ऑफिस मीटिंग के लिए गई थी। उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला है। फोन बंद है, सोशल मीडिया एक्टिविटी पूरी तरह ठप, और उसके सहकर्मी भी कोई खास जानकारी नहीं दे पा रहे। मैंने तस्वीर को ध्यान से देखा। रिया की आंखों में कुछ था, शायद जिज्ञासा, शायद बेचैनी। ऐसा अक्सर होता है, जब किसी के गुम हो जाने के पीछे कोई सीधा कारण नहीं होता, तो उसकी तस्वीरें बोलने लगती हैं। पुलिस ने क्या कहा? मैंने पूछा। मुंबई पुलिस कह रही है कि शायद वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो। नरेंद्र बहल, हाँ, अब मैं उनका नाम जान चुका था, ने जवाब दिया। लेकिन मैं अपनी बेटी को जानता हूं। वो ऐसी नहीं है। कभी भी बिना बताए घर से बाहर नहीं जाती। उसकी जिंदगी में कोई भी ऐसा कारण नहीं था जिससे वो भाग जाती। मैंने गहरी सांस ली। किस होटल में ठहरी थी? और आखिरी बार किससे संपर्क हुआ था उसका? वो बांद्रा के एक होटल में ठहरी थी। आखिरी कॉल उसने अपने ऑफिस की एक सीनियर से की थी, मीटिंग से 1 घंटे पहले। उसके बाद से कोई कॉल, मैसेज या मेल नहीं किया। होटल के सीसीटीवी कैमरों ने दिखाया कि वो सुबह होटल से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। अब मामला दिलचस्प हो चला था। एक प्रतिष्ठित व्यापारी की बेटी, जो बिना किसी वजह और संकेत के अचानक लापता हो जाती है, और पुलिस उसे स्वेच्छा से गायब मानकर केस को बंद करना चाहती है। ठीक है श्रीमान बहल, मैंने कहा। मैं ये केस लेता हूं। लेकिन आपको पूरी सच्चाई जानने के लिए तैयार रहना होगा, चाहे वो किसी भी शक्ल में सामने आए। नरेंद्र बहल ने मेरी आंखों में देखा और सिर हिलाया। शायद उसे मेरी आंखों में भरोसे की एक किरण दिखी थी। वो चला गया, लेकिन उस तस्वीर ने मेरी मेज पर अपनी मौजूदगी छोड़ दी थी। और मैं जानता था, अब मेरी जिंदगी की अगली कई रातें इस तस्वीर में छुपे रहस्य को उजागर करने में गुजरने वाली हैं। यहीं से शुरू हुआ वो केस, जिसने न सिर्फ मेरी समझदारी की परीक्षा ली, बल्कि मेरे धैर्य, मेरी ईमानदारी और मेरे अतीत से जुड़ी कुछ अधूरी यादों को भी फिर से जिंदा कर दिया। वो तस्वीर अब भी मेरी मेज पर रखी थी। रिया बहल, एक ऐसा नाम जो आने वाले दिनों में मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, ये मैं उस वक्त नहीं जानता था। उसके पिता नरेंद्र बहल की आंखों में मैंने सिर्फ एक लापता बेटी के लिए चिंता नहीं देखी थी, बल्कि एक ऐसा डर भी था जो कहानियां नहीं बताती और पुलिस रिपोर्ट में दर्ज नहीं होता। रिया 3 हफ्तों से लापता थी। आखिरी बार उसे मुंबई के अंधेरी इलाके में देखा गया था, जहां वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए गई थी। उसके बाद से जैसे वो हवा में गायब हो गई, मोबाइल बंद, सोशल मीडिया निष्क्रिय, बैंक ट्रांजैक्शन शून्य। मैंने नरेंद्र बहल से सारी डिटेल्स लीं, रिया का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक स्टेटमेंट्स की कॉपी
और वह होटल जहां वो ठहरी थी। एक बात और जो उन्होंने मुझे बताई वो मेरे कानों में गूंजने लगी। रिया की मां की मौत के बाद से वो थोड़ी अलगसी हो गई थी, ज्यादा चुप, ज्यादा अकेली। लेकिन वो कमजोर नहीं थी, उसे कोई यूं ही गायब नहीं कर सकता। उस शाम मैंने सबसे पहले मुंबई की उसी बिल्डिंग के सिक्योरिटी ऑफिस से संपर्क किया जहां रिया की मीटिंग थी। सीसीटीवी फुटेज निकलवाना आसान नहीं था, लेकिन मेरे पुराने कॉन्टैक्ट्स वहां अब भी काम करते थे। रात तक मेरे पास एक पेन ड्राइव आ गई थी, 14 अक्टूबर की रिकॉर्डिंग। मैंने वो वीडियो बार बार देखा। रिया बिल्डिंग के अंदर जाती दिख रही थी, नीली डेनिम, सफेद शर्ट, हाथ में ब्राउन फोल्डर। वो अकेली थी। लेकिन निकलते हुए वहां कोई फुटेज नहीं थी। रिया अंदर गई थी, लेकिन बाहर नहीं निकली। या फिर निकली, पर किसी और दरवाजे से। मेरे मन में शक की सुई घूमने लगी थी। अगले दिन मैं मुंबई पहुंचा। सबसे पहले उस बिल्डिंग में गया जहां रिया की मीटिंग थी, पाइंटेक सॉल्यूशंस, चौथा माला, कोना वाला कॉन्फ्रेंस रूम। वहां का मैनेजर राजेश कुछ घबराया सा था जब मैंने रिया के बारे में पूछा। हाँ सर, वो मीटिंग तो हुई थी, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकी थी, उसने कहा, पसीना पोंछते हुए। मीटिंग में कौन कौन था, मैंने पूछा। कंपनी के सीईओ करण मेहरा और 2 और लोग, विपुल और समीरा, उसने जवाब दिया। मैंने करण मेहरा से मिलने की मांग की। वह इंसान जितना स्मार्ट दिखता था, उसकी बातों में उतनी ही चालाकी थी। रिया? हाँ, हम उसे जान चुके हैं। मीटिंग में थोड़ी बहस हुई थी। उसने हमारी कुछ शर्तें मंजूर नहीं की थीं, उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। फिर? मैंने सीधा पूछा। फिर? वो मीटिंग से चली गई। हमने सोचा, शायद बाद में बात करेगी। सीसीटीवी फुटेज कहती है कि वो गई ही नहीं। उसकी आंखों की चमक एक पल को ठिठकी, लेकिन चेहरा वैसा ही रहा, पेशेवर। आप क्या कहना चाहते हैं, मिस्टर राठौड़? उसने पूछा। सिर्फ ये कि अगर रिया यहां से निकली नहीं, तो या तो वो अब भी बिल्डिंग में है, या उसे यहां से किसी ने छिपाकर निकाला है। वो चुप रहा। मैंने महसूस किया, ये केस सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं है। ये कुछ और है। शायद किसी बड़ी साजिश की पहली परत। मैंने अगले कुछ दिन बिल्डिंग की पूरी स्कैनिंग में लगाए, फायर एग्जिट्स, अंडरग्राउंड पार्किंग, स्टाफ एंट्रेंस। और तभी मुझे एक ऐसा कैमरा मिला, जो पब्लिक एक्सेस से छिपा था, स्टाफ लिफ्ट के सामने वाला। और उस फुटेज में, रात 8:13 बजे, 2 लोग दिखे, एक आदमी और एक लड़की, चेहरा धुंधला, लेकिन कदकाठी से वो रिया ही लगती थी। उस आदमी ने रिया को धीरे से बाह पकड़कर स्टाफ लिफ्ट की ओर खींचा। कौन था वो? और रिया ने विरोध क्यों नहीं किया? अब ये केस सिर्फ गायब लड़की की तलाश नहीं था, ये अपहरण था। और शायद हत्या भी। मैं अर्जुन राठौड़ हूं। मैं किसी सुराग को नजरअंदाज नहीं करता। इस केस में बहुत कुछ ऐसा था, जो आंखों से ओझल था, लेकिन मैं जानता था, परछाइयां भी कभी कभी सच्चाई की ओर इशारा करती हैं। रिया की आखिरी झलक सीसीटीवी में दिखी थी, वो बिल्डिंग के अंदर गई थी, लेकिन बाहर निकलते हुए कोई रिकॉर्ड नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता था? क्या वो अब भी उसी इमारत के अंदर थी? या फिर वहां से निकलने का रास्ता कुछ और था? एक दूसरा दरवाजा? एक छुपा रास्ता? या शायद कोई जानबूझकर उस फुटेज को मिटा चुका था? मैंने मुंबई का रुख किया। जैसे ही मेरी टैक्सी अंधेरी की उस बिल्डिंग के सामने रुकी, शाम की रोशनी में वो बिल्डिंग एकदम सामान्य दिख रही थी, ऊंची, कांच की दीवारें, गेट पर गार्ड, अंदर बाहर आते जाते लोग। लेकिन मुझे मालूम था, इसके भीतर कुछ ऐसा है जो दिखाया नहीं जा रहा। यही मेरी दुनिया थी, परत दर परत छुपी हुई सच्चाइयां। मैंने एक फर्जी विजिटिंग कार्ड बनवाया था, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के प्रतिनिधि के नाम से। अंदर घुसते ही मैंने वो फ्लोर तलाशना शुरू किया जहां रिया की मीटिंग थी। ऑफिस 702, विवास कंसल्ट्स। गेट पर एक रिसेप्शनिस्ट बैठी थी, मुस्कुराती हुई लेकिन निगाहें सतर्क। मैंने अपना परिचय दिया और कहा कि मेरी अपॉइंटमेंट मिस हुई है, लेकिन मैं टीम से 1 मिनट मिलना चाहता हूं।
जैसे ही उसने टीम मेंबर्स के नाम गिनवाए, रोहित कपूर, अनन्या घोष, आदित्य राठौर, मैंने पूछा, क्या इनमें से कोई उस दिन मीटिंग में था, 14 अक्टूबर को? वो चौंकी। आप कौन हैं, सर? मैंने झूठे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, रिया बहल का कलीग। अब वो और ज्यादा सतर्क हो गई। बोली, रिया बहल? आप मिस अर्चना से मिलिए, वो ही उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही थी। अर्चना सिन्हा, मीटिंग की मुख्य होस्ट। मैं उसके केबिन में पहुंचा। कमरे में किताबों की खुशबू थी, दीवारों पर मॉडर्न आर्ट और एक सुर्ख लाल रंग की चुप्पी जो बहुत कुछ कह रही थी। रिया बहल, मैंने कहा, वो आपकी मीटिंग अटेंड करने आई थी। वो एक सेकंड चुप रही, फिर बोली, हाँ, आई थी। बहुत समझदार लड़की थी। लेकिन मीटिंग के बाद वो चली गई। उसके बाद क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम। मैंने उसकी आंखों में झांका। वहां झूठ की एक महीन परत थी, इतनी महीन कि कोई भी सामान्य व्यक्ति शायद पहचान न पाए। क्या उसने आपको बताया था कि वो किसी से डर रही है? वो मुस्कुराई। डर? नहीं। वो बहुत प्रोफेशनल थी। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया और बाहर निकल आया। लेकिन एक बात तय हो गई थी, इस ऑफिस में कुछ न कुछ छिपाया जा रहा था। रात को मैं होटल के कमरे में बैठा अपनी नोटबुक में केस के सारे बिंदु जोड़ रहा था। रिया बिल्डिंग में दाखिल होती है, लेकिन बाहर नहीं आती। ऑफिस में मौजूद सभी लोग यही दावा करते हैं कि मीटिंग के बाद वो चली गई। सीसीटीवी फुटेज में उसका बाहर निकलना नहीं दिखता। और अब अर्चना सिन्हा का बदला हुआ चेहरा। और तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। रिया को ढूंढना बंद कर दो, वरना तुम भी गायब हो जाओगे। मैंने मोबाइल को घूरा। मेरे होठों पर एक सूखी मुस्कान थी। कोई मुझे डरा रहा था? पहली बार नहीं था ये। लेकिन ये धमकी इस बात का सबूत थी कि मैं सही दिशा में जा रहा था। अब केस एक गुमशुदा लड़की का नहीं रहा। ये केस एक साजिश का था। मैं मिस अर्चना के ऑफिस में बैठा था। कमरा बेहद सलीके से सजा था, लकड़ी की अलमारियां, बड़े पर्दे और एक शांत सी खामोशी। मगर उस खामोशी के भीतर एक खड़खड़ाहट थी, जैसे कोई सच बाहर आने के लिए दरवाजा खटखटा रहा हो। मिस अर्चना एक तेज तर्रार महिला थी, चालाक, सटीक और बेहद सजग। उसने मुझे देखकर सिर हिलाया, रिया बहल। काफी स्मार्ट लड़की थी। लेकिन यहां ज्यादा दिन नहीं रही। क्या हुआ था? मैंने धीरे से पूछा। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, वो कुछ परेशान सी लगती थी। मीटिंग के बीच से कई बार बाहर चली जाती थी, फोन कॉल्स करती थी। किसी से झगड़ा कर रही थी शायद। या डर रही थी, मैं कह नहीं सकती। उस दिन जब वो आई थी, मीटिंग के बाद लंच ब्रेक था। फिर हम सब वापस आए, लेकिन वो नहीं लौटी। सीसीटीवी में वो बाहर जाते हुए नहीं दिखती, मैंने उसकी आंखों में देखा। वो घबराई। वो मुमकिन है। हमारे पास बैक एग्जिट भी है, फायर एग्जिट। वहां कैमरा नहीं है। फायर एग्जिट। मेरे दिमाग में जैसे कुछ कनेक्ट हुआ। मैंने उसी वक्त बिल्डिंग के फ्लोर प्लान का इंतजाम किया। फायर एग्जिट उस फ्लोर से सीधा बेसमेंट की ओर जाता था, एक लंबा, घुमावदार रास्ता जो पार्किंग में खुलता था। मैं वहां पहुंचा, अंधेरे और सन्नाटे से भरी जगह थी। दीवारों पर पुरानी सीलन की बू थी और जमीन पर धूल जमा थी। लेकिन एक कोने में मुझे कुछ अजीब सा लगा, दीवार पर हल्की खरोंचें, जैसे किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की हो या खरोंचते हुए वहां से निकला हो। मैंने मोबाइल टॉर्च चलाया और जमीन को गौर से देखा, वहां छोटे छोटे पैरों के निशान थे, शायद महिलाओं के सैंडल के। और वहां पड़ी थी एक टूटी हुई बालियों का जोड़ा। मैंने उसे उठाया, ध्यान से देखा। रिया की तस्वीर में वही झुमके उसके कानों में थे। तो वो यहां से निकली थी। लेकिन फिर कहाँ गई? मैंने बेसमेंट की पार्किंग का सीसीटीवी निकलवाया। 2 घंटे की फुटेज खंगालने के बाद मुझे आखिरकार वो फ्रेम मिला, एक काली एसयूवी, बिना नंबर प्लेट के, रात 8:42 पर पार्किंग से निकली थी। ड्राइवर की शक्ल साफ नहीं दिखी, लेकिन बगल की सीट पर कोई था,
किसी लड़की की परछाई। रिया? मैंने फौरन उस गाड़ी का पीछा करने का प्लान बनाया। मेरे पुराने पुलिस दोस्त इंस्पेक्टर सतीश यादव ने मेरी मदद की। हमने आसपास की ट्रैफिक कैमरों की फुटेज ट्रेस की। उस एसयूवी ने शहर से बाहर का रुख किया था, ठाणे की ओर। मैं ठाणे पहुंचा। वहां की एक सुनसान सड़क पर एक पुरानी गोदाम जैसी बिल्डिंग थी, जहां आखिरी कैमरे ने उस एसयूवी को दाखिल होते दिखाया था। गाड़ी अंदर गई थी, लेकिन बाहर कभी नहीं आई। मैंने उस जगह को दिन भर नापा तौला। वो जगह अब सुनसान थी और बाहर से बंद। लेकिन रात के वक्त मैंने देखा, किसी ने अंदर मोमबत्तियां जलाईं। कोई था वहां। मैंने चुपके से पीछे की दीवार से चढ़कर अंदर झांका। वो पल, वो दृश्य मैं कभी नहीं भूल सकता। रिया वहां थी, एक कुर्सी पर बंधी हुई। मगर उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। और उसके सामने एक आदमी खड़ा था, लंबे कोट में, घनी दाढ़ी वाला, चेहरा आंशिक अंधेरे में छुपा हुआ। वो बोल रहा था, तुम्हें नहीं पता तुमने किससे पंगा लिया है। तुमने हमारी पूरी योजना को खतरे में डाल दिया है। रिया शांत लहजे में बोली, अगर अर्जुन राठौड़ ने केस ले लिया है, तो तुम्हारी योजना अब ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। मैं चौंक पड़ा। रिया मुझे जानती थी। उस अंधेरे बेसमेंट में खड़े होकर मुझे एहसास हुआ, यह सिर्फ एक इमारत का हिस्सा नहीं था, ये एक भूतकाल का गलियारा था, जो उन रहस्यों को छुपाए हुए था जिन्हें लोग ऊपर की रोशनी में छू भी नहीं सकते थे। मैंने दीवार पर हल्के से खरोंच के निशान देखे थे। वो किसी आम खरोंच जैसे नहीं थे। ये ऐसे थे जैसे किसी भारी चीज को बार बार उसी रास्ते से घसीटा गया हो। नीचे झुककर जब मैंने जमीन को छुआ, तो मुझे वहां टायर के निशान मिले, लेकिन वो कार के नहीं थे। वो शायद किसी ट्रॉली या किसी स्ट्रेचर जैसे किसी चीज के थे। मैंने उसी दीवार को थपथपाया और मेरी उंगलियां एक जगह जाकर रुक गईं। वो हिस्सा बाकी दीवार से थोड़ा खोखला था। मैंने जेब से छोटा स्क्रूड्राइवर निकाला और धीरे धीरे सीमेंट की परत को कुरेदना शुरू किया। कुछ ही देर में एक पतली, लोहे की जाली निकली। उसके पीछे एक छोटा सा कमरा था, बहुत तंग, लेकिन वहां अंदर एक पुराना ऑफिस चेयर, एक डेस्क और उस पर फैले कई सारे कागजात और एक मोबाइल फोन पड़ा था। वो मोबाइल रिया बहल का था। मैंने फोन ऑन करने की कोशिश की, बैटरी डेड थी। लेकिन उस डेस्क के ड्रॉयर में एक छोटा पावर बैंक पड़ा था। जैसे ही मैंने फोन चार्ज किया, उसका स्क्रीन ऑन हुआ, कोड लॉक। मेरे दिमाग में एक बात कौंधी, रिया की मां की मौत के बाद वो बहुत अकेली हो गई थी। शायद उसने अपनी मां की बर्थ डेट पासकोड रखी हो। मैंने कोशिश की, 0305। फोन अनलॉक हो गया। पहली ही चीज जो खुली, वो थी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग। अगर मैं गायब हो जाऊं, तो इस रिकॉर्डिंग को किसी भरोसेमंद के पास पहुंचाना। मुझसे जो गलती हुई है, वो शायद अब पलट नहीं सकती। लेकिन अगर किसी को सच जानना है, तो जान ले कि विवाहिक कंसल्ट्स, ये कोई रियल फर्म नहीं है। ये एक नकाब है, ज्यादा पढ़े लिखे मासूमों को इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग देने का बहाना, और फिर उन्हें एक गुप्त नेटवर्क में घसीटने का रास्ता। मैं अंदर तक घुस चुकी हूं, और शायद अब निकल न पाऊं। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वो कोई लापता लड़की नहीं थी। वो एक खोजी थी। एक अकेली जासूस, जो झूठ की परतों के भीतर जाकर सच्चाई ढूंढ रही थी। अब तस्वीरें साफ होती जा रही थीं। विवाहिक कंसल्ट्स सिर्फ एक नकली मुखौटा था, उनके असली मकसद कुछ और थे, अवैध डेटा ट्रेडिंग, ब्लैकमेलिंग और शायद इससे भी ज्यादा। रिया को जिंदा देखे हफ्तों हो गए थे। लेकिन उसकी हिम्मत, उसकी चालाकी और उसकी रिकॉर्डिंग अब मेरे पास थी। मैंने सबसे पहले मुंबई पुलिस के एक पुराने भरोसेमंद अफसर से संपर्क किया, इंस्पेक्टर सौरभ मिश्रा। उसके साथ मैंने सबूत साझा किए। हमने एक संयुक्त योजना बनाई। 3 दिन बाद विवाहिक कंसल्ट्स में छापा पड़ा। पर जो हमने वहां देखा, वो हैरान कर देने वाला था। पूरे ऑफिस को कुछ घंटों पहले ही खाली कर दिया गया था। कंप्यूटर डिस्कनेक्ट, फाइलें जला दी गई थीं और कर्मचारी गायब। बस एक क्लीनर मिला, डरा हुआ, कांपता हुआ।
उसने बताया कि अनन्या घोष और रोहित कपूर को आखिरी बार बेसमेंट की तरफ जाते देखा गया था, वही रास्ता जहां से मैं रिया का मोबाइल लाया था। बेसमेंट की दूसरी तरफ एक पुराना सीवेज रास्ता था, सालों से बंद पड़ा हुआ। हमने उसकी खुदाई करवाई और वहां मिला एक छोटा कमरा, सीमेंट से ढका हुआ। और वहां मिली रिया बहल, जिंदा, कमजोर, गुमसुम मगर होश में। उसकी आंखें खुली तो सामने मैं था। वो एकटक मुझे देखती रही, फिर धीमे से बोली, तुम अर्जुन राठौड़ हो ना? मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मुझे लगा अब कोई नहीं आएगा। मैंने उसका हाथ थाम लिया, मैं आ गया, रिया। बहुत देर हो गई, लेकिन अब सब ठीक होगा। रिया की गवाही, उसके फोन की रिकॉर्डिंग और ऑफिस से बरामद बचे खुचे दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने विवाइक कंसल्ट्स के असली मालिक आदित्य राठौर को गिरफ्तार किया। हाँ, वही आदित्य जो कंपनी में सीनियर मैनेजर था और जो दरअसल पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड था। रिया अब धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौट रही है। वो अब भी खामोश है, लेकिन अब वो डरती नहीं। वो लड़ चुकी है और जीत चुकी है। मेरे लिए ये केस एक और निशान छोड़ गया, हर रहस्य में डर नहीं होता। कभी कभी वहां हिम्मत भी होती है, और कहीं कहीं एक लड़की जो दुनिया के झूठों को बेनकाब करने का दम रखती है। हमारे अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें, हम जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे।